सेकेंड। हम इन दोनों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये दोनों ही जो कृषि में क्रांतियों का व्यवस्था भारत सरकार ने, है ना, लागू किया, वही हर राज्यों में चल रहा है। ये दूसरी बात हो सकती है कि कोई ऐसा राज्य हो जो विशेष प्रयास देने लगे कृषि पर, एग्रीकल्चर पर अपना एक विशेष प्रयास देने लगे, ऐसा हो सकता है ना। उसी में से क्या है, बिहार राज्य है। तो जो प्रथम हरित क्रांति है, थोड़ा सा मैं इसका एक बार रिवीजन करना चाहूंगा, बस 2 मिनट लगेंगे, आप सब लोग सुनने का प्रयास करेंगे, साथ में नोट भी कर लेंगे। इसका था केमिकल बेस्ड, केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर। केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? यहां पर यूरिया का इस्तेमाल होगा बेटा, डीएपी का, डाई एमिनो फॉस्फेट डीएपी का उपयोग होगा, है ना। उसके बाद इसी के साथ साथ में कुछ केमिकल्स यूज किए गए, है ना, केमिकल्स यूज किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में, हमने आप लोगों को बताया था। उसके बाद में वीडीसाइड्स की फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में, है ना। जैसे पेस्टिसाइड्स है, इसका मतलब पेस्ट रिमूवल है। पेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे चूहा है ना, या इस प्रकार के जो जीव हैं उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड केमिकल यूज करते हैं। वीडीसाइड्स का मतलब खरपतवार नाशक होता है, हिंदी में खरपतवार नाशक कहते हैं। खरपतवार नाशक से सेंस है, जैसे यूएसए ने हमारे पास में गेहूं के साथ में गाजर घास को एक्सपोर्ट कर दिया था, है ना, गाजर घास को एक्सपोर्ट कर दिया था। उसने हमारे फसलों को बहुत बड़े स्तर पर करीब 40 साल परेशान किया, खास करके रबी की फसल को परेशान किया। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड्स होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे बाजार में इसका नाम होता है गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पहले एंडोसल्फान चलता था, है ना, एग्रीकल्चर में, उसको अभी तक बैन किया जा चुका है, ये अभी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में थर्ड है DDT, है ना, DDT का उपयोग किया जाना। तो ये सभी क्या है, इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में, है ना, कुछ चीजें वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अब है कि जो यूरिया है, डीएपी है ना, और जिंक पोटाश है, इन सभी जो केमिकल्स हैं, इनके उपयोग से प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने बताया था कल भी एग्रीकल्चर से चीजों को जोड़ के कि हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, इकोसिस्टम, वो डैमेज हो रहा है ना, हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, जैव विविधता में ह्रास हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। जैव विविधता में ह्रास का होना, पारिस्थितिकीय तंत्र में नुकसान। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार के जीवों की प्रजातियां हैं, उन जीवों की प्रजातियों का संख्या कम हो रहा है। उन जीवों की प्रजातियों में से एक हम हैं, मानव जीव, है ना। जैसे होमोसेपियंस एक प्रजाति है, तो जैसे एक प्रजाति हमारी है, इस तरह से, है ना, लाखों प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं, है ना। जिसमें अगर हम यूएनईपी की बात माने, किसकी बात? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, है ना, प्रोग्राम, इसकी अगर बात माने बेटा, तो प्रतिदिन लगभग 30 से 50 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लगभग 30 से 50 प्रजातियां विलुप्त हो रही है। क्यों विलुप्त हो रही है? इसमें योगदान, है ना, इन केमिकल फर्टिलाइजर का भी है ना। हालांकि ज्यादा श्रेय जाता है किसको? ज्यादा श्रेय जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, राइट,
ज्यादा श्रेय जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापन, और उसके बाद में क्लाइमेटिक चेंज की जो व्यवस्था है ना, क्लाइमेटिक चेंज, ये दोनों चीजें ऐसा काम कर रही हैं कि बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा, है ना, इससे क्या नुकसान होगा। तो इसका नुकसान बहुत बड़ा यह है कि जो मिट्टी में सड़ी गली घासें या जो अन्य पौधे हैं उनको अपघटित करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जो जीव होते हैं उनको ये मार देता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी में जो ह्यूमस होना चाहिए, मिट्टी का जो उर्वरक तत्व है, प्राकृतिक उर्वरक तत्व है, उसका ह्रास होगा। और आप लोगों ने फिर सुना होगा कि अगर प्राकृतिक उर्वरक तत्व मिट्टी का खराब होता है, मिट्टी का प्राकृतिक उर्वरक तत्व खराब होता है, बर्बाद होता है, ऐसी स्थिति में मृदा धीरे धीरे करके अनुपजाऊ हो जाएगी। और जो यहां पर हम लोग यूरिया, डीएपी, है ना, बीएचसी, एंडोसल्फान, डीडीटी जैसे, है ना, खतरनाक रासायनिक हम उर्वरकों और पदार्थों का, तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारी मृदा को अनुपजाऊ बना दे रही है बेटा, हमारी मृदा को अनुपजाऊ बना दे रही है। मैं इस बात को मानने के लिए 100% सहमत हूं कि अगर हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ानी है तो इस केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। लेकिन क्या हम इस बात से सहमत हैं, क्या हम इस बात से भी सहमत हैं कि एक किसी बकेट में, है ना, किसी बर्तन में यूरिया भर दीजिए और उसमें कोई पौधा लगा दीजिए तो क्या वो पौधा उग सकता है? नहीं। तो यही प्रश्न है, यही सिचुएशन यहां बन के आती है कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, लगातार इनका संकेंद्रण मृदा में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। जो तत्व पौधों को ग्रोथ दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, वो यूज हो जाता है, बाकी जो कम उपयोग की चीजें हैं वो उसमें लगातार संकेंद्रित होती जा रही है। और भविष्य में क्या होगा, ये निश्चित रूप से मृदा को अनुपजाऊ बना देगा, है ना। और साथ में जो अन्य प्रकार के, है ना, अन्य प्रकार के मतलब जो समस्याएं जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जो जीव हैं उनको मार देना, डिकम्पोजर्स जो अपघटक है, मिट्टी को जो उर्वरक बनाता है, जो ह्यूमस प्रदान करता है, उनकी मात्रा ये कम कर देगा, घटा देगा। तो ये खतरनाक तरीका है। अब बात ये सोचनी है कि जब बिहार राज्य में हमने कल इस बात को सत्यापित किया, हमने कल इस बात को क्लास में आपके परसों सत्यापित किया कि जब बिहार राज्य में उद्योग की संभावना बहुत कम है, उद्योग की संभावना बहुत कम है क्योंकि हमारे पास में खनिज पदार्थ उस स्तर पे उपलब्ध नहीं है। और अगर हमारे पास प्राकृतिक खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है और उद्योग की संभावना नहीं है, तो हम जो कृषि कार्य करेंगे, जो हम बेटा एग्रीकल्चर में उत्पादन करेंगे, वो इस प्रकार का होगा कि ये सभी नुकसान को हम लोग क्या करेंगे, बचा के चलेंगे। इस प्रकार की क्षति से हम लोग क्या करेंगे, बच के चलेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बहुत ही संकेंद्रित तरीके से, बहुत ही केंद्रीकृत तरीके से, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम से रोड मैप को लागू किया गया है, एक रास्ता बनाया गया है, एक ऐसा तरीका बनाया गया है, एक ऐसी विधि बनाई गई है, एक ऐसा तरीका बनाया गया है जिससे कि कृषि उत्पाद को गुणात्मक रूप से बढ़ाया जा सके। उसमें सोचिए, क्या हम इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम पेस्टिसाइड्स को, क्या हम इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स को, यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल करेंगे? आज की डेट में तो वो भी राज्य भारत के जिन्होंने इसका उपयोग करके अपने आप को कृषि में महान बनाने का प्रयास किया है, उन्होंने भी यूरिया की जगह पे बेटा नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम रहेगा। मृदा की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना, will remain constant। ऐसी कंडीशंस को बनाने के लिए यहां पर नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सभी डिस्कशन करने का बेटा उद्देश्य यही है कि हम
अपने जो दिमाग के हमारे जो विभिन्न प्रकार के चक्षु हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारी परतें हैं, वो खुले। हम फैक्ट याद करें क्या करेंगे, है ना। फैक्ट हालांकि जरूरी है मैटर कोड करने के लिए, लेकिन सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, है ना। तो अब बात ये आती है कि रोड मैप में यह चीज नहीं होगी, और भारतीय सरकार ने भी अपने प्लानिंग में जो अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें भी क्या किया है, परिवर्तन किया है। क्या चाहता है आज सरकार, क्या चाहती है ना। सरकार चाहती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड हो, है ना। सरकार क्या चाहती है बेटा, कि ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड हो, द्वितीय हरित क्रांति का उपयोग किया जाए। और द्वितीय हरित क्रांति के लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अभी आप अपने रोड मैप में बहुत सारा पॉइंट यहां पर नोट करेंगे कि ग्रीन कॉरिडोर, गंगा के किनारे ग्रीन कॉरिडोर बनाने जाने का, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, इन सभी का दृढ़ संकल्प सरकार ने लिया है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज भी दिए हैं। तो आप ये सोचिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका, नेशनल, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड रिफ्लेक्ट करता है, जो द्वितीय हरित क्रांति कृषि के लिए हमें बताना चाहती है, समझाना चाहती है, निश्चित ही ऑर्गेनिक फार्मिंग बिहार राज्य की सरकार भी रोड मैप के द्वारा इंट्रोड्यूस करना चाहती है। बिहार सरकार भी, है ना, क्या करना चाहती है, अपने जो रोड मैप है, जो उसने एक रास्ता बनाया है जिस पर गाड़ी दौड़ सकती है, किसकी, कृषि की गाड़ी दौड़ सकती है ना, जिस पर कृषि का मर्सिडीज दौड़ सकता है, जिस पर कृषि की, है ना, ऑडी दौड़ सकती है, उसके लिए, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग किया गया है। और हम यहां पर कुछ बातें और भी कोड करेंगे कि अगर सिक्किम राज्य की बात करते हैं बेटा, अगर हम सिक्किम राज्य की बात करते हैं, तो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूर्णतया ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है, जल कृषि में संलग्न है पूर्णतया। मैं ये मानता हूं कि उसकी जनसंख्या कम है, परंतु उसकी मिट्टी आपसे 100 गुना खराब है। पहाड़ों की मृदा जो होती है बेटा, वो भारत की सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदाओं में से एक है, सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदाओं में से एक है। और यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करके वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहा है, तो बिहार के पास तो उसकी तुलना में 100 गुना अधिक उर्वरक मृदा है। सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, उन नदियों से सिंचाई की सुविधा विकसित करके, नहरें बनाकर, जब नदियां, सैकड़ों नदियां बहेंगी, सैकड़ों नदियां बहेंगी, तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बेटा पूरी साल होगा, पानी की कमी नीचे नहीं है। मृदा, है ना, अगर भारत के महान मैदान की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ उर्वरक शक्ति बढ़ती है। मुझे उम्मीद है आप सब जानते होंगे कि बिहार राज्य, है ना, भारत के पूर्व में ही स्थित है, अवस्थित है ना। तो इसका मतलब जो सर्वोत्तम मृदा है वो उस राज्य में पाई जाती है। तो उस मृदा का, सिंचाई की सुविधा का, जल का जो संसाधन है, उन सभी संसाधनों का उपयोग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा, एक टारगेटेड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर होगा, टारगेटेड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑफ बिहार के बारे में डिक्टेशन करना चाहता हूं बेटा, लिखना शुरू करेंगे सब। भारत में
बिहार राज्य सर्वोत्तम जलवायु एवं मृदा को धारण करने वाले राज्यों में से एक है। यहां प्रवाहित होने वाली सैकड़ों नदियां 125 सेंटीमीटर, कॉमा करेक्ट है, कॉमा 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा शिखरतम जल संसाधन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यहां की अर्थव्यवस्था को, आलोक कुमार जी रुकेंगे अभी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। अतः यहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कृषि में वांछनीय उच्चतम कृषि में वांछनीय उच्चतम उत्पादन एवं उत्पादकता, कृषि में वांछनीय उच्चतम उत्पादन एवं उत्पादकता सहजता प्राप्त की जा सकती है। जिसके लिए राज्य की वर्तमान सरकार ने चरणबद्ध तरीके से, राज्य की वर्तमान सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कृषि नियोजन पद्धति पर आधारित, कृषि नियोजन पद्धति पर आधारित रोड मैप का, कृषि नियोजन पर आधारित रोड मैप का सन 2008 में क्रियान्वयन किया, सन 2008 में क्रियान्वयन किया। पूर्ण विराम। 2008 से अभी तक कुल 3 क्रमागत
2008 से आज तक कुल 3 क्रमागत कृषि रोड मैप, ऐसे डैश कर देंगे, कृषि रोड मैप डैश करके नंबर 1 2008 से 12, नंबर 2 2012 से 17, नंबर 3 2017 से 22। ये समस्त कृषि रोड मैप, आगे लिखेंगे इसके, ये समस्त कृषि रोड मैप आवश्यक निर्धारित उपलब्धियां प्रदान कर रहा है, आवश्यक निर्धारित उपलब्धियां प्रदान कर रहा है। बोलिए आलोक जी। सर, जो यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां के बाद आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मतलब छूटी है सर। अच्छा, कितना छूटा है सर? बस एक लाइन थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। औसत वर्षा के आसपास छूटा सर। हाँ, समझ गया, मैं बोलता हूं दोबारा से, है ना। लिखिए, राज्य में प्रवाहित होने वाली सैकड़ों नदियां एवं एक 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा उच्चतर जल संसाधन की व्यवस्था प्रदान करता है। और आप सभी जानते हैं कि जब इतना जल संसाधन है तो निश्चित रूप से इसको हम लोग डाइवर्ट करके सिंचाई में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी के लिए ये अनजान शब्द नहीं होगा, अनजान बात नहीं होगी कि बिहार राज्य में आए साल बाढ़ आती रहती है। और बाढ़ यदि आती है तो इसका कारण है कि वर्षा अधिक हो रही है ना, इसीलिए प्राकृतिक रूप से बाढ़ आती है। कुछ मानव का भी उसमें योगदान है, लेकिन अगर वर्षा नहीं होगी तो मानव कितना भी योगदान कर लेगा, बाढ़ नहीं आ सकती। अर्थात, है ना, यहाँ पर व्यवस्था ये है बेटा कि राज्य में, है ना, जिस स्तर पर वर्षा हो रही है, जिस स्तर पर वहाँ नदियों का प्रवाह है ना, उन जगहों पर हमारे पास में भाई जब नदी बह रही होगी, वर्षा होगी तो जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी लेवल बढ़िया होगा। हमारे पास पानी की सुविधा है तो उसका हम सिंचाई में उपयोग करेंगे, है ना, उसका हम सिंचाई में उपयोग करेंगे, मृदा में उपयोग करेंगे। तो हमने यही कहा कि जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है वो इसलिए इस तरीके से प्रिपेयर किया, है ना, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया। तो अभी तक सन 2008 से सन 2012, सन 2012 से सन 2017, सन 2017 से सन 2022 के लिए कृषि रोड मैप यहाँ तैयार किए गए। बेटा, मेरा प्राथमिक कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं अपने सभी विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाते समय उनको सारी बातें समझाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ, ये मेरा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रकार के जो लाभ है उसको उठा भी पा रहे होंगे। ये कौन है भाई? ओप्पो
बोलो बेटा कौन है ये, नाम नहीं आ रहा है। ओप्पो A33F। हेलो। हाँ कौन? सर हाँ ना बोल रहे हैं। कौन? ये मोना बोल रही हूँ सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस चाहिए। उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस क्या होता है? बेटा दोबारा से बोलिए, क्वेश्चन यही है आपका? जी मेरा क्वेश्चन यही है सर। अच्छा अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 हेक्टेयर जमीन में है ना, जितना कुंतल आप उत्पादन करते हैं वो उत्पादकता कहलाती है। बात समझ में आ गया? 1 कुंटल जमीन में जितना आप क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? उत्पादकता कहलाता है। उत्पादकता की परिभाषा क्या हुई? प्रति इकाई क्षेत्रफल में है ना, उत्पादित फसल की मात्रा को हम क्या कहते हैं? उत्पादित फसल की, अनाज की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेटा प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्टिविटी। और उत्पादकता का सेंस थोड़ा सा और समझने के लिए बहुत आसान हम आपको एग्जांपल देते हैं। कोई एक बीघे का, मान लीजिए 1 कट्ठे का खेत था जिसमें 5 कुंटल अनाज होता था, है ना। अब हमने